अभी जो हम क्लास ले रहे हैं वो है हायर परचेज का रिवीजन। हायर परचेज एक ऐसे एग्रीमेंट को बोलते हैं जहां पे जो बायर ऑफ द गुड्स होता है या जो बायर ऑफ द असेट होता है वो एक साथ सारा पैसा उस गुड्स का नहीं दे करके एक बार एक छोटा सा पेमेंट कर देता है बिगिनिंग में, जब वो गुड्स का पोजीशन लेता है उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं, और उसके बाद धीरे 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 करके इंस्टॉलमेंट बेसिस पे बाकी पैसा का पेमेंट करता है। और उस बाकी पैसा का पेमेंट जब वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करता है तो उस पे सामने वाले को उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। सो एक इस तरह का ट्रांजैक्शन जहां पे इनिशियल पेमेंट इज मेड in a small amount which is called down payment and rest are paid in installments which are called installments and which includes interest। तो बेसिकली हायर परचेजर इंटरेस्ट पे करने के लिए रेडी होता है क्योंकि उसके पास सारा पेमेंट करने के लिए एक साथ पैसा नहीं होता है। तो हायर परचेज प्रिसाइजली एक असेट परचेज का ट्रांजैक्शन है जिसका पेमेंट लोन के थ्रू से होगा, और लोन का जो पेमेंट होगा मतलब वो असेट खरीदेगा लोन लेकर के एक तरह से, और लोन का पेमेंट जैसे इंस्टॉलमेंट में होता है उस तरह से वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा। तो बेसिकली दो लेजर अकाउंट खुलेंगे मेनली, एक असेट अकाउंट और एक लोन अकाउंट। उस लोन अकाउंट का नाम होगा हायर वेंडर अकाउंट और असेट अकाउंट का नाम नॉर्मल फिक्स असेट अकाउंट होगा। लोन अकाउंट के अंदर हर साल डिप्रीशिएशन क्या नाम है इंटरेस्ट का अकाउंटिंग होगा और इंस्टॉलमेंट पेमेंट का अकाउंटिंग होगा, और असेट अकाउंट के अंदर डिप्रीशिएशन का अकाउंटिंग होगा। सो बहुत प्लेन टाइप का कहानी नहीं है क्या कि जैसे आप एक असेट परचेज कर लिए कैश में तो आप असेट टू कैश लिख दिए, फिर असेट में डिप्रीशिएशन डाल रहे हो, यहां पे भी डिप्रीशिएशन डालना है, खाली कैश पेमेंट नहीं होगा। और एक लोन ले लेते हो तो लोन में इंटरेस्ट का अकाउंटिंग करते हो और इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हो, बस उस दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया कि डायरेक्टली असेट ही लोन लेकर के हम लोग ले लिए। तो इसको अगर मैं इस तरह से सिंपल तरीके से आपके सामने रखूं कि भाई ये एक हायर परचेज ट्रांजैक्शन है, देखिए जहां पे मान लीजिए असेट का दाम है 5 लाख रुपया, हम लोग डाउन पेमेंट करेंगे 1 लाख रुपया का, या असेट का कैश प्राइस, इसको कैश कॉस्ट भी बोलते हैं, जहां पे हम 1 लाख रुपया का डाउन पेमेंट करेंगे और बैलेंस पेमेंट 1-1 लाख रुपया करके मान लीजिए 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देंगे, और उस इंस्टॉलमेंट का जब पेमेंट करेंगे तो साथ में 10% इंटरेस्ट भी देंगे। तो अब आप समझो कि गाड़ी का दाम, मान लो गाड़ी है, गाड़ी का दाम तो 5 लाख है, हम लोग तो 1 लाख का डाउन पेमेंट कर दिए, तो अपना तो लोन 4 लाख का बचा, तो पहला इंटरेस्ट अपन 10% करके कैलकुलेट करेंगे तो वो इंटरेस्ट 40,000 4 लाख पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कारण क्या है कि आप गाड़ी 5 लाख का खरीदे और पेमेंट सिर्फ 1 लाख किए हो, तो आपको पहला इंटरेस्ट 4 लाख पे देना पड़ेगा जो कि 40,000 होगा। उसके बाद आप ये 40,000 का इंटरेस्ट पेमेंट कर दोगे और 1 लाख का इंस्टॉलमेंट भी दे दोगे प्रिंसिपल वाला, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 1 लाख डाउन पेमेंट और 1 लाख करके 4 इंस्टॉलमेंट, तो ये तो कैश कॉस्ट का ही पेमेंट होगा ना, तो इंटरेस्ट आपको हर इंस्टॉलमेंट के साथ अलग से देना पड़ेगा। तो पहला इंस्टॉलमेंट में 40,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 30,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपको 20,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आपको 10,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह के ट्रांजैक्शन को हायर परचेज ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इसको अगर मैं प्लेन तरीका से बोलूं कि हायर परचेज ने 5 लाख की गाड़ी खरीदी, 1 लाख का डाउन पेमेंट किया, बाकी 4 इंस्टॉलमेंट में लाख रुपए का बैलेंस पेमेंट करेगा टुगेदर विद एन इंटरेस्ट ऑफ 10%, जो कि इवेंचुअली 40,000, 30,000, 20,000, 10,000 करके 4 इंस्टॉलमेंट में आता है। अब इसमें फिगर का जगलरी क्या होता है कि वो लोग इसमें से कोई भी एक अमाउंट मिसिंग करके दे सकता है जो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो अगर कैलकुलेट करना पड़ेगा तो बैक फ्रंट जैसे भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वी आर एबल टू डू दिस। अब इसमें मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर बताता हूं कि सबसे पहले एंट्री मारनी पड़ती है। मान लो ये कार है तो सबसे पहले आप एक एंट्री मारोगे, कार अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट या कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। ये एंट्री आप पूरे 5 लाख रुपए की मारोगे, मैं अब यहां लैक्स नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद आप 1 लाख का डाउन पेमेंट का एंट्री मारोगे जो इवेंचुअली आपका होगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये डाउन पेमेंट का एंट्री होगा। तो डाउन पेमेंट में क्या हुआ आप देखिएगा
कि हायर वेंडर का जो लोन लायबिलिटी, ये लोन है एक्चुअल में, हायर वेंडर जो क्रेडिट किए नाम है हायर वेंडर, पर्सनल अकाउंट है, तो ये लोन की तरह काम करेगा, देखिएगा। और ये जो कार है ये फिक्स्ड असेट की तरह काम करेगा, आप देखिएगा। अब इधर हायर वेंडर को 1 लाख पेमेंट कर दिए, तो हायर वेंडर में बैलेंस बचा कितना, 4 लाख, और ये बिगिनिंग में ही हो गया। आप इसका कंबाइन एंट्री भी मार सकते हो, कार अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू हायर वेंडर 4 लाख, टू बैंक 1 लाख। अब उसके बाद आपको गाड़ी का डिप्रीसिएशन देना है। मान लो डिप्रीसिएशन इज SLM 10 ईयर्स। तो डिप्रीसिएशन की जो पॉलिसी डिसाइड होती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से होती है। तो आप डिप्रीसिएशन का एंट्री मार दीजिए, या तो डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार हो जाएगा, और अगर आपको असेट को ओरिजिनल कॉस्ट पे रखना है तो डिप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन हो जाएगा 50,000 रुपया। ये एंट्री हर साल रिपीट होता रहेगा जब तक गाड़ी आपके पास रहेगी, यूज करते रहेंगे, और ये डिप्रीसिएशन अकाउंटिंग एज 10 से इन्फ्लुएंस्ड होगा। ये दोनों एंट्री जो आप फर्स्ट वन और सेकंड वन जो कर दिए, ये बस एक बार होगा, दोबारा नहीं होगा। अब उसके बाद आपको इंटरेस्ट को एक्रू करना पड़ेगा, तो उसका एंट्री आएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। अब आप सोचिए कि इंटरेस्ट को डेबिट क्यों किया गया? आंसर इज इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। हायर वेंडर को क्रेडिट क्यों किया गया? बिकॉज इट्स ए लायबिलिटी, हम लोगों को हायर वेंडर को पेमेंट करना है। तो सर 4 लाख पेमेंट करना है ना, अब 4,40,000 पेमेंट करना है, 4,40,000 पेमेंट करना है। तो सबसे पहले अपने 1,40,000 का पेमेंट कर देंगे, एंड दी एंट्री विल बी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,40,000। ये पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया। अब आप ये समझो कि ये वाला एंट्री और ये जो एंट्री है डिप्रीसिएशन वाला, ये बार बार रिपीट होगा, बिकॉज ये ईयरली फिनोमिना है। डिप्रीसिएशन तो 4 साल के बाद भी चलता जाएगा, लेकिन सोचो इंटरेस्ट 4 साल के बाद खत्म हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट भी 4 साल के बाद खत्म हो जाएगा, बिकॉज लोन का पीरियड टोटल 4 साल का ही है। लोन टोटल 4 साल का ही है, लेकिन हां, क्योंकि लोन धीरे धीरे गिरता जा रहा है, 4 लाख से अभी 3 लाख हो गया, फिर 2 लाख हो जाएगा, फिर 1 लाख, तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट बार बार गिरता जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट भी 1,30, 1,20, 1,10 ऐसे करके होता जाएगा। ईयर एंड में इस डिप्रीसिएशन को और इस इंटरेस्ट को P&L में भेजना है, डिप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और फिनांस कॉस्ट के नाम से। तो ये अपने ईयर एंड में P&L में चला जाएगा। अब अगर आप इसको ढंग से देखेंगे कि 1 साल के बाद हायर वेंडर अकाउंट में कितना बैलेंस है, लोन अकाउंट में कितना बैलेंस है, द आंसर इज 3 लाख। सोचो क्यों? आप अगर लेजर बना के देखेंगे, 5 लाख से चालू किए, 5 लाख में 1 लाख का पेमेंट हो गया, 4 बचा, 4 के बाद 4,40 हुआ, 4,40 के बाद 3 लाख का पेमेंट हो गया, 1,40 का पेमेंट हो गया, तो 3 लाख बचा। कार अकाउंट को अगर आप देखेंगे, कार में क्या बैलेंस है, तो कार का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 4,50। क्यों है 4,50? क्योंकि 5 लाख की गाड़ी थी, 50,000 का डिप्रीसिएशन माइनस हो गया, तो 4,50 गाड़ी का बैलेंस बचा। मैं प्रोविजन का हिसाब नहीं कर रहा हूं, 2 लेजर के हिसाब से अकाउंटिंग बता रहा हूं। ये सेकेंड ईयर का बिगिनिंग का अकाउंटिंग है। अब यहां पे हम आपको रीपोजेशन सिखा रहे हैं कि मान लो सेकेंड ईयर का एंड आ गया और हायर वेंडर को जो इंस्टॉलमेंट पे करना चाहिए था, द परचेजर जो इंस्टॉलमेंट पे करने वाला था वो पेमेंट नहीं किया, और हायर वेंडर गाड़ी को रिपोजेस कर लिया, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है? स्टेप नंबर 1, पहले उस पीरियड का इंटरेस्ट का अकाउंटिंग कर लीजिए, बाय इंटरेस्ट लिख दिए। स्टेप नंबर 2, उस पीरियड के डिप्रीसिएशन का अकाउंटिंग कर लीजिए, बाय डिप्रीसिएशन लिख दिए। 2 स्टेप, रिपोजेशन के पहले वाली पीरियड का, माने जिस साल रिपोजेशन हुआ उस वाले साल का, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ रिपोजेशन, डू द इंटरेस्ट अकाउंटिंग, डू द डिप्रीसिएशन अकाउंटिंग। डिप्रीसिएशन विल रिड्यूस द असेट, इंटरेस्ट विल इंक्रीज द लोन, एंड देन थर्ड स्टेप इज कंपेयर द लोन विथ असेट, बिकॉज अभी वो वेंडर गाड़ी उठा के ले जाएगा, तो हम लोग के बुक्स में जो गाड़ी है असेट अकाउंट और जो वेंडर है लोन अकाउंट, दोनों एक साथ बंद हो जाएगा और डिफरेंस पीएल में चला जाएगा। एंड द प्रोसेस इज लाइक दिस कि कार में कितना बैलेंस है, आंसर इज 4 लाख। लोन में कितना बैलेंस है,
आंसर इज 330। 4 लाख का कार, 3,30,000 का लोन, दोनों कैंसिल। लाइबिलिटी 330 का खत्म हो गया, कार 4 लाख का खत्म हो गया, 70,000 रुपए लॉस। एंट्री देखिए, बाई हायर वेंडर अकाउंट 330, बाई लॉस अकाउंट 70,000। हायर वेंडर में डाल दिए, टू कार अकाउंट 330। ये रिपोजिशन अकाउंटिंग। लेकिन अगर ये रिपोजिशन नहीं हुआ होता तो फिर सेकेंड ईयर में भी वैसा ही एंट्री हुआ होता जैसा फर्स्ट ईयर में किए थे। फिर से डिप्रीसिएशन, फिर से इंटरेस्ट, फिर से पेमेंट। सेकेंड ईयर खत्म, फिर थर्ड ईयर आएगा, फिर से डिप्रीसिएशन, फिर से इंटरेस्ट, फिर से पेमेंट। ये काम चलता रहता। और 4 साल के बाद क्या होता? 4 साल के बाद आपका लोन लाइबिलिटी 0 हो जाता और गाड़ी अपना हो जाता। इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देने के बाद तो ऐसे भी गाड़ी का ओनरशिप भी तो पेपर पे ही तो ओनरशिप नहीं आता है। अदरवाइज हम लोग बुक्स में तो ऑलरेडी कार को अपने बुक्स में लिख ही चुके हैं। तो ये रिपोजिशन अकाउंटिंग। रिपोजिशन अकाउंटिंग का तीनों स्टेप हम रिवाइज फिर से कराते हैं। रिपोजिशन जिस साल में हुआ उस साल का इंटरेस्ट अकाउंटिंग कर लो, स्टेप नंबर 1। डिप्रीसिएशन अकाउंटिंग कर लो, स्टेप नंबर 2। असेट का बैलेंस को और लोन के बैलेंस को कंपेयर कर लो, दोनों को कैंसिल करके प्रॉफिट लॉस निकाल लो, स्टेप नंबर 3। असेट अकाउंट लोन अकाउंट को क्लोज करके प्रॉफिट लॉस में लॉस को भेज दीजिए, स्टेप नंबर 4। ये आपको प्रोसेस करके मैंने दिखाया रिपोजिशन अकाउंटिंग का। अच्छा, अभी हम लोग थोड़े से आगे चलते हैं, विच वी कॉल पार्शियल रिपोजिशन। पार्शियल रिपोजिशन का स्टोरी क्या है कि मान लीजिए ऐसा ही जो आपने लोग अभी देखे, मान लो ऐसा ही हम लोग एक साथ 2 गाड़ी खरीदे होते और सारे डेटा मान लो सेम टू सेम होते, सेम टू सेम। तो अपना जो हायर वेंडर अकाउंट था, जिसको अपन लोन अकाउंट बोलते हैं, उसमें सेकेंड ईयर की बिगिनिंग में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन आता 6 लाख। 2 गाड़ी है तो 3-3 लाख करके 6 लाख। कार अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन आता 4 दूनी 8 लाख, नहीं 4.5 है ना, तो 9 लाख। 2 गाड़ी रहती 10 लाख की, 5-5 10 लाख की। 10 लाख की गाड़ी रहती, 10% डिप्रीसिएशन 1 ही साल का तो दे रहे ना, सेकेंड ईयर बिगिनिंग 9 लाख। और लोन में 5-5 लाख का 2 गाड़ी का लोन 10 लाख, डाउन पेमेंट दे दिए 1-1 लाख करके और पहला इंस्टॉलमेंट 1-1 लाख का दे दिए प्रिंसिपल वाला, तो हो गया। अब आप सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट रिकॉर्डिंग कर लेंगे। आप इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लिए 60,000, डिप्रीसिएशन रिकॉर्ड कर लिए 1 लाख। अब पार्शियल रिपोजिशन में क्या होता है, सबसे इंटरेस्टिंग बात होता है, पार्शियल रिपोजिशन बोल रहा हूं कि पार्शियल रिपोजिशन जब होता है तो वेंडर जो है वो बायर को बोलता है कि तेरे पास अगर 2 गाड़ी है, हम 1 गाड़ी उठा के ले जाएंगे। तुम पेमेंट नहीं कर पा रहा है इंस्टॉलमेंट का, हम 1 गाड़ी ले जाएंगे और 1 गाड़ी का ना कुछ तुमको अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे। तुम्हारा लोन लायबिलिटी उतने रुपये से हम कम कर देंगे जितना रुपया का अमाउंट हम आपको क्रेडिट देंगे। तो हायर परचेजर पूछेगा कि आप कितना रुपया हमको क्रेडिट देंगे, तो बोला गाड़ी के आज के दाम के हिसाब से। तो बोला गाड़ी का आज का दाम क्या है, तो बोला ये मार्केट से पता कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग अपना कैलकुलेशन का एक फंडा डेवलप कर सकते हैं। तो बोला कैलकुलेशन का फंडा बताइए। तो बोला 2 साल पुरानी गाड़ी है। बोला हाँ 2 साल पुरानी है। हम मानते हैं कि डिप्रीसिएशन 20% WDV के हिसाब से कैलकुलेट होना चाहिए। हायर परचेजर बोला लेकिन हम तो 10% SLM दे रहे हैं। बोला वो आप 10% दे रहे हैं आपके हिसाब से, हायर वेंडर हम हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं कि इस गाड़ी का दाम 20% WDV के हिसाब से निकाला जाना चाहिए और उतना रुपया हम आपको क्रेडिट दे देंगे। तो हायर परचेजर बोला कितना निकलता है, तो बोला गाड़ी है 5 लाख का ओरिजिनली, 2 साल का डिप्रीसिएशन 20% करके WDV में अगर देंगे तो 20% फर्स्ट ईयर में निकला 1 लाख, 4 बचा। सेकेंड ईयर का डिप्रीसिएशन 20% करके निकला 0.8, 3.2 निकला। तो वेंडर ने बोला बायर को
कि हम आपको 3,20,000 रुपया का क्रेडिट दे देंगे, 3,20,000 रुपया का क्रेडिट दे देंगे। बेचारा बायर बोला कि मेरे बुक्स में तो वो गाड़ी 4 लाख का है, क्योंकि हम तो 5 लाख पे 10% करके 2 साल का डिप्रीसिएशन 4 लाख तक पहुंचाए हैं। बोला लेकिन हम तो गाड़ी 3,20 में ही खरीदेंगे। वेंडर बोल रहा हम वापस 3,20 में लेंगे। तो बोला मेरे को तो 80,000 का लॉस होगा। बोला हाँ वो आपका लॉस है, वो गाड़ी का लॉस है। और मेरा लोन का क्या होगा? तो बोला आपका लोन जो अभी 6,60,000 हो गया है, 6,60 इंटरेस्ट मिला के, वो 3,20,000 से कम हो जाएगा। और बोला बाकी पेमेंट? बोला बाकी पेमेंट जो बचेगा हम लोग उसके हिसाब से नया एग्रीमेंट बना के साइन करा के पेपर बना लेंगे। तो आफ्टर रिपोजेशन, इफ इट इज पार्शियल रिपोजेशन, a new agreement is signed between the vendor and the buyer for the remaining amount of the loan after repossession. देखिए कैसे अकाउंटिंग होती है। अब 3,20,000 में गाड़ी ले गया तो एंट्री आएगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट 3,20 टू बैलेंस कैरेड डाउन 3,40। थोड़ा देर सोचो कैसे हुआ। 6,60,000 का लोन था, 3,20 का गाड़ी खत्म हो गया, माने 3,20 का लोन खत्म हो गया क्योंकि कैश तो दे नहीं पाए, गाड़ी दे दिए। 3,40 का लोन बच गया। इस लोन का नया एग्रीमेंट बायर और सेलर के बीच में पेपर साइन हो जाएगा। यहां क्या होगा? यहां पे अपन लिखेंगे बाई हायर वेंडर 3,20, बाई लॉस 80,000 और बाई बैलेंस कैरेड डाउन 4 लाख। अब आप पूछेंगे कैसे? तो आंसर इज 9 लाख माइनस 1 लाख इज कितना? 8 लाख। 8 लाख कितनी गाड़ी का है? 2 गाड़ी का दाम है WDV, तो एक गाड़ी का कितना हुआ? 4 लाख। वो 4 लाख की गाड़ी कितना में बिकी? 3,20, तो अपने को 80,000 का लॉस हो गया। तो पार्शियल रिपोजेशन में एक तरह से हम लोग गाड़ी बेच देते हैं सामने वाले को, और वो हम लोग को पैसा नहीं देकर के लोन हमारा कम कर देता है। और बचा हुआ गाड़ी 4 लाख का अपने बुक्स में है ऑलरेडी, इसको हम लोग नॉर्मल डिप्रीसिएशन देते रहेंगे। और जहां तक रहा ये 3,40 का लोन का, तो जैसे लोन अकाउंट पहले से बना रहे थे वैसे अभी भी बनाएंगे, लेकिन अब जो नया इंटरेस्ट, नया रीपेमेंट शेड्यूल, वो हायर वेंडर के साथ बैठ के नया एग्रीमेंट 3,40,000 का साइन हो जाएगा। अकाउंटिंग वैसे ही होगा जैसा पहले हो रहा था, पर इंटरेस्ट रेट और पेमेंट के अमाउंट बदल सकते हैं। तो उसका डिटेल अगर सम में देगा तो हम लोग नया से सेम तरीके से इस बैलेंस कैरेट डाउन को ब्रॉट डाउन कर देंगे, फिर इंटरेस्ट बैंक, इंटरेस्ट बैंक, इंटरेस्ट बैंक जैसे करते रहते थे वैसे करते रहेंगे। देखो इंटरेस्ट बैंक करते रहेंगे। अब आइए हम लोग एक डिस्कशन करते हैं, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें 2 नहीं 3 लेजर बनते हैं। एक कार अकाउंट बनेगा, एक हायर वेंडर अकाउंट बनेगा और एक इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनेगा। पहले रफ में इंटरेस्ट पूरी 4 साल का कैलकुलेट हो जाएगा, पूरे 4 साल का पहले। तो 4 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हम रखें 40,000, 30,000, 20,000, 10,000, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, 1 लाख रुपया। और ये जो 1 लाख का इंटरेस्ट है ये सस्पेंस के नाम से एक साथ बुक्स में डेबिट हो जाएगा और हायर वेंडर के नाम पे एक साथ में लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। जैसे यहां पे हम लोग हायर वेंडर के नाम पे इंटरेस्ट की लायबिलिटी एक एक साल करके क्रेडिट कर रहे हैं ना, यहां हायर वेंडर के नाम पे एक साथ में 4 साल का इंटरेस्ट चढ़ जाएगा। और इंटरेस्ट सस्पेंस से इंटरेस्ट हर साल का पीएल में जाएगा। वो कैसे जाता है मैं आपको दिखाता हूं। इसमें साल की बिगिनिंग में जब आप असेट परचेज करके लाओगे तो 3 एंट्री करना पड़ता है। जैसे कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 5 लाख, इंटरेस्ट सस्पेंस टू हायर वेंडर 1 लाख, ये वो 40, 30, 20 और 10 तीनों चारों को जोड़ के निकला फुल इंटरेस्ट ऑफ द इंटायर हायर परचेज पीरियड। तो बाय इंटरेस्ट सस्पेंस 1 लाख आ गया, इंटरेस्ट सस्पेंस टू हायर वेंडर लिख के। पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट यहां पे आ जाएगा टू कैश या बैंक 1 लाख। बिगिनिंग में 2 एंट्री की जगह 3 एंट्री हो रही है।
अब इस अकाउंट में, कार वाले अकाउंट में खाली डिप्रीसिएशन अकाउंटिंग होगा जैसा पहले हो रहा था। हायर वेंडर अकाउंट में क्योंकि सारा इंटरेस्ट एक साथ हम लोग लिख दिए 4 साल का, अब खाली पेमेंट एंट्री होगा, टू कैश बैलेंस सीडी, टू कैश बैलेंस सीडी, टू कैश बैलेंस सीडी, टू कैश बैलेंस सीडी, ऐसे चलेगा। इंटरेस्ट अब बार बार लिखना नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट 4 साल का एक साथ हम लोगों ने यहां लिख दिया है। और इंटरेस्ट सस्पेंस वाला जो लेजर है, इसमें बाई इंटरेस्ट 40,000 फर्स्ट ईयर में, फिर सीडीबीडी हो जाएगा, फिर बाई इंटरेस्ट 30,000, फिर सीडीबीडी हो जाएगा, फिर बाई इंटरेस्ट 20,000, फिर अगले चौथे साल बाई इंटरेस्ट 10,000। तो इंटरेस्ट का अकाउंटिंग इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के थ्रू से होगा। यहां पे लिख लिख के होगा बाई इंटरेस्ट 40,000, अगले साल बाई इंटरेस्ट 30,000, ऐसे करके होगा। इन इफेक्ट काम वही है, 2 लेजर की जगह 3 लेजर बन गया है। अब अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट हम लोग मान लो 1,40 पेमेंट कर दिए। अगर पेमेंट कर दिए तो बैलेंस देखिए कितना बचा, 5 और 1 6 माइनस 2 40, बैलेंस सीडी आया 3,60,000। इंटरेस्ट सस्पेंस में देखिए इंटरेस्ट 40,000 को शिफ्ट करने के बाद बैलेंस सीडी आया 60,000। अब अगर ध्यान से देखेंगे कि अपना तो 3 इंस्टॉलमेंट बाकी है, तो 3 लाख बाकी होना चाहिए। तो यहां 3,60,000 क्यों आया? क्योंकि इंटरेस्ट ऑलरेडी अगला वाला 3 साल का भी चढ़ा हुआ है इसके अंदर, और वो इंटरेस्ट सस्पेंस में पड़ा हुआ है, इस अकाउंट में देखिए यहां पे पड़ा हुआ है। तो अब आप अगर इसको नेट करके बैलेंस शीट देखेंगे ना, तो बैलेंस शीट में हायर वेंडर का लोन लायबिलिटी 360 और इंटरेस्ट सस्पेंस का बैलेंस 60,000, जो कि डेबिट बैलेंस है। इसको असेट साइड में नहीं दिखा करके इसी से माइनस करके दिखाना पड़ता है, तो इवेंचुअली लोन 3 लाख ही रहता है। लेकिन लेजर ऐसा बनाया जाता है कि हायर वेंडर का लायबिलिटी इंटरेस्ट मिला के दिखाया जाता है और इंटरेस्ट सस्पेंस के बैलेंस को अलग से दिखाया जाता है, पर नेट लोन 3 लाख ही है। अच्छा, इंटरेस्ट सस्पेंस के क्वेश्चन में अगर रीपोजेशन होता है, रीपोजेशन, तो पहले सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को, यहां जो बैलेंस आपको दिख रहा है ना, इसको पहले हायर वेंडर में डाल करके हायर वेंडर के बैलेंस को 3 लाख बना दिया जाता है। माने फर्स्ट यू क्लोज योर सस्पेंस, obviously after providing depreciation and after recording interest। सस्पेंस के बैलेंस को पहले वेंडर में डाल दो, फिर वेंडर और कार का तो आपस में कैंसिल करके पीएल में डालते ही हैं, वैसे ही डल जाएगा। तो मैं रिपीट करता हूं, इफ यू आर ओपनिंग इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट एंड रिपोजेशन टेक्स प्लेस, देन फर्स्ट record depreciation, record interest, then interest suspense का balance will be closed by transferring the balance to higher vendor account, and then there will be 2 ledgers only, higher vendor and asset account। higher vendor asset account को cancel कर दो, difference will go to profit and loss account। So this is the concept of interest suspense in hire purchase। अब अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग हायर वेंडर के बुक्स की बात करें, हायर परचेजर का बुक्स का स्टोरी कम्स टू एन एंड हियर। हायर वेंडर का अगर बात करें तो हायर वेंडर गाड़ी का सेल कर रहा है, तो डेफिनेटली वो गाड़ी कभी खरीदा होगा। तो मान लो उसने गाड़ी कभी 4,12,000 में खरीदी थी और अभी 5 लाख में वो बेच रहा है। अच्छा, आप बोलने को बोल सकते हो कि उसको 6 लाख रुपया मिल रहा है, पर वो उसमें 1 लाख रुपया तो उसको इंटरेस्ट का मिल रहा है। तो मान लो वो 4,12 में गाड़ी खरीदा, तो वो पहले परचेज का एंट्री मारेगा, बिकॉज उसके लिए गाड़ी एक स्टॉक होगा। तो मान लो परचेज टू कैश मारा 4,12,000। ये एंट्री एग्जाम में आप लोगों को कभी भी करने नहीं देता है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ हायर परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन का एंट्री आता है। जो स्टॉक परचेज का एंट्री है वो लोग पूछता नहीं है। तो अगर आप हायर वेंडर के बुक्स की बात करो तो सबसे पहले वो गुड्स परचेज करेगा, परचेज टू कैश, फिर उसी गुड्स को वो सेल करेगा। तो एंट्री देखिए, वो लिखेगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, डेटर है ये, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
और ये वो 5 लाख में लिखेगा, क्योंकि उसने गाड़ी हम लोगों को 5 लाख में बेची है। और ये जो 4,12,000 का परचेज और 5 लाख का सेल है, इस दोनों का जो डिफरेंस है 88,000, ये उसका ग्रॉस प्रॉफिट है, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिकली कर जाएगा। हम परचेज ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, सेल ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ऑटोमेटिकली 88,000 ट्रेडिंग में जीपी आ जाएगा। उसके बाद हायर परचेजर अकाउंट, ये लोन अकाउंट की तरह काम करेगा, जैसा कि हायर वेंडर ने हायर परचेजर को लोन दिया है, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पैसा ले लेगा। अब अगर इसका आप जर्नल एंट्री देखोगे तो कुछ इस तरह से एंट्री आएगा। सबसे पहले इसको 1 लाख रुपया का डाउन पेमेंट मिलेगा, तो ये लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, ये पीआर लिख रहे हैं, हायर परचेजर अकाउंट। लोन गिर के 4 लाख हो गया, पैसा मिल गया। फिर इंटरेस्ट इनकम आएगा, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। जब हायर परचेजर का इंटरेस्ट एक्सपेंस होता था तो वेंडर को तो इंटरेस्ट इनकम होगा 40,000। फिर इसको 1,40 का इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, जिसका एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर 1,40,000। अब उसकी बुक्स में 3 लाख रुपया का बैलेंस बच जाएगा। अगर आप लोन अकाउंट बनाएंगे यहां से, ये वाला एंट्री 5 लाख का लेंगे, फिर 1 लाख गिर जाएगा 4 लाख, 40 बढ़ गया 4,40, 1,40 गिर गया 3 लाख। 1 साल के बाद हायर वेंडर बोलेगा कि हम हायर परचेजर से 3 लाख रुपया पाते हैं, ही इज माई हायर परचेज डेटर, हम उससे 3 लाख रुपया पाते हैं, हम गाड़ी बेच दिए हैं, देखिए गाड़ी के सेल की एंट्री हो गई है। तो हायर वेंडर लूजेस द ओनरशिप ऑफ द एसेट in the books as if he had sold the asset and now debtor का पैसा बाकी है। अब इसका रिपोजिशन का अकाउंटिंग कैसे होता है देखिए, इसकी बुक्स में खाली एक ही लेजर बना हुआ है, हायर परचेजर अकाउंट। मान लो 1 साल के बाद इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन है 3 लाख। सेकंड वाला इंस्टॉलमेंट मान लीजिए हायर परचेजर पेमेंट नहीं करता है, तो आपको स्टेप में सेकेंड ईयर का खाली इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है 30,000। कर दिए। अब यहां पेमेंट मिलने वाला था 130 नहीं मिला और हायर वेंडर ने गाड़ी को रिपोजेस कर लिया। तो हायर वेंडर अगर गाड़ी रिपोजेस कर लेता है तो हायर परचेजर से वो जो 3,30,000 रुपया पाता रहता है ना, वो नहीं पाएगा। तो नहीं पाएगा तो उसी के बदले उसने गाड़ी ले लिए, तो उस गाड़ी का नाम दे देगा वो रिपोजेस्ड स्टॉक अकाउंट, और रिपोजेस्ड स्टॉक अकाउंट में ये पूरे बैलेंस को ट्रांसफर कर देगा अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो। As if repossessed stock is valued at 3,30,000, which was the amount outstanding in hire purchaser account. अब repossessed stock का एक लेजर बन जाएगा जहां पे वो लिखेगा टू हायर परचेजर 3,30,000। अब अगर मान लो इस रिपोजेस्ड वाली गाड़ी में उसने कुछ खर्चा वर्चा किया तो टू कैश रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, और अगर मान लो उसको इसने बेच दिया 3,56,000 में तो बाई कैश 3,56। अब 3,40 का माल अगर 3,56 में बिक गया तो 2 P&L 16,000 रुपया। दिस वे रिपोजेस्ड स्टॉक अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अगर गाड़ी बिका नहीं है तो रिपोजेस्ड स्टॉक में बैलेंस कैरेड डाउन हो जाएगा। दिस इज हाउ रिपोजेशन अकाउंटिंग हैपन्स इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। कई बार क्वेश्चन पेपर में क्या बोलता है कि यहां 3,30 बाकी है, तो बोलेगा गाड़ी वो लेके गया, रिपोजेस करके लेके गया और उसी वक्त गाड़ी का वैल्यूएशन कराया 3,10,000 में, तो आपको लिखना पड़ेगा बाई रिपोजेस्ड स्टॉक 3,10 और बाई लॉस 20,000। यहां पे फिर अकाउंट की शुरुआत आपको 3,30 से नहीं करके 3,10 से करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंगली यहां पे प्रॉफिट लॉस आपका चेंज हो जाएगा, बट शुरुआत आपको 3,10,000 से करना पड़ेगा। यह भी कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है। सो एग्जैक्टली अगर आप हायर परचेजर का अकाउंट देखेंगे ना, तो मैंने हायर परचेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, तो वो हायर परचेजर के बुक्स में जो हायर वेंडर अकाउंट था उसका एग्जैक्टली रेप्लिका है, मिरर इमेज है।
सो दिस, अच्छा यहां पे भी इंटरेस्ट सस्पेंस का सिस्टम से अकाउंटिंग हो सकती है। ये जो हायर परचेजर टू इंटरेस्ट आप मारे एक एक साल करके, यहां पे टू इंटरेस्ट सस्पेंस लिख सकते हैं, और फिर इंटरेस्ट सस्पेंस से इंटरेस्ट का अमाउंट हर साल 40, 30, 20, 10 करके डाल सकते हैं। इंटरेस्ट सस्पेंस जब भी लिखा जाएगा पूरे हायर परचेज पीरियड का एक साथ में लिखा जाएगा, 4 साल का। So this is how basic accounting procedure in the books of hire vendor is conducted. अच्छा, अब हायर परचेजर के, हमने हायर परचेज के चैप्टर में मैं आपको एक दो इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। जैसे क्या होता है कि कई बार हायर परचेज के सम में कई बार आपको ना गाड़ी का दाम नहीं बताएगा और बाकी सारा डिटेल दे देगा, डाउन पेमेंट दे देगा, इंस्टॉलमेंट दे देगा, इंटरेस्ट का रेट दे देगा। ये दे देगा। तो इसमें हम लोगों का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 से लेते हैं, लीजेस की अकाउंटिंग से, जो साफ बोलता है कि हम लोग जितना भी पेमेंट करेंगे उसका अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालना आपको एफएम में आता है, इसका अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे तो गाड़ी का कैश कॉस्ट आ जाएगा। सो कैश कॉस्ट ऑफ द असेट इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द पेमेंट्स दैट वी मेक और दैट वी डू टू द हायर वेंडर। तो ये 4 पेमेंट है, इसका पीवी निकाल लो और 1 लाख तो प्रेजेंट वैल्यू में ही रहेगा, तो आज ही पेमेंट कर रहे हैं, उसका पीवी निकाल करके जोड़ दीजिए टोटल का, आपको कैश कॉस्ट मिल जाएगा। और इसी कैलकुलेशन को ना बैक कैलकुलेशन करके भी किया जाता है, बैक कैलकुलेशन करके भी। मैं आपको ना एक चीज और बताता हूं कि जैसे कोई भी हायर परचेज का सम होता है ना, तो आपको उसमें एक ना सॉल्यूशन के पहले, जैसे लेजर बनाए ना, उसके पहले आप एक लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बना लीजिएगा। लोन अमोर्टाइजेशन टेबल के 5 कॉलम रहते हैं, ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। तो ईयर 1, 2, 3, 4 जैसे इस क्वेश्चन का हम बना रहे हैं। ओपनिंग लोन 4 लाख, आप बताइए 4 लाख से क्यों स्टार्ट किए, 5 लाख क्यों नहीं बोले? क्योंकि 1 लाख का तो डाउन पेमेंट हो गया था और डाउन पेमेंट पे तो इंटरेस्ट होता नहीं है। तो 4 लाख, इंटरेस्ट निकला 40,000, पेमेंट हुआ 1,40,000, बचा 3 लाख। 3 लाख, इंटरेस्ट निकला 30,000, पेमेंट हुआ 1,30,000, 2 लाख। 2 लाख, इंटरेस्ट निकला 20,000, पेमेंट हुआ 1,20,000, क्लोजिंग बैलेंस आया 1 लाख। 1 लाख, इंटरेस्ट निकला 10,000, पेमेंट हुआ 1,10,000, क्लोजिंग निकला नील। कोई भी हायर परचेज का सम होना, आपको जब सारा डेटा अवेलेबल हो जाता है तो आप इस तरह का एक लोन अमोर्टाइजेशन टेबल अगर बना लेंगे तो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख जाएगा हायर वेंडर अकाउंट का। ओपनिंग बैलेंस है, इंटरेस्ट है, पेमेंट है, जैसे ये तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, टू इंटरेस्ट, ये बाई कैश हो गया, ये बैलेंस सीडी हो गया। तो ये आप जरूर बना लीजिएगा, इससे लेजर बनाने में आसानी हो जाता है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना बच्चों कि जैसे सब कुछ दे देगा, जैसे कैश कॉस्ट भी दे देगा 5 लाख रुपया, डाउन पेमेंट भी दे देगा, इंस्टॉलमेंट भी दे देगा, इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ सकता है। तो इंटरेस्ट रेट जो निकालना पड़ता है ना, ये जो ट्रायल एंड एरर अप्रोच ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल बजटिंग है ना, एफएम में जो आप लोग सीखते हैं, और अकाउंट्स की क्लास में भी मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि कैसे ट्रायल एंड एरर और इंटरपोलेशन से इंटरेस्ट रेट निकाला जाता है। तो वो इंटरेस्ट रेट आपको निकाल करके फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहले इंटरेस्ट रेट आप ट्रायल एंड एरर अप्रोच से निकाल लीजिएगा। प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट ही है, उससे निकल जाता है। अच्छा, एक चीज और है
कि कई बार हम लोग का इंस्टीट्यूट हम लोगों को अलाउ करता है, खास करके अगर बहुत बड़ा पीरियड रहता है हायर परचेज का, या फिर मंथली मंथली करके छोटे छोटे पेमेंट अगर रहते हैं, तो हम लोग इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट नहीं निकाल करके डायरेक्टली इंटरेस्ट को शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं, विच वी कॉल रेशियो बेसिस। रेशियो बेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका जो टोटल इंटरेस्ट है, भाई 5 लाख की गाड़ी है और हमारा टोटल पेमेंट 1 लाख, 140, 130, 120, 110 करके कर रहे हैं, तो 6 लाख का टोटल पेमेंट आ रहा है। तो 6 लाख का पेमेंट 5 लाख की गाड़ी माने 1 लाख का ब्याज हो गया। तो 1 लाख के इंटरेस्ट को 4:3:2:1 रिवर्स रेशियो में, इंस्टॉलमेंट का नंबर रिवर्स रेशियो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके। तो फर्स्ट वाला जो इंटरेस्ट होगा वो 4 वाला रहेगा, क्योंकि फर्स्ट वाला इंटरेस्ट सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि सबसे शुरू में लोन सबसे ज्यादा रहता है। गाड़ी नया नया खरीदते हो तो लोन भी बड़ा बड़ा वाला रहता है। तो 4:3:2:1 में इंस्टॉलमेंट के रिवर्स वाले रेशियो में आप इंटरेस्ट को डिवाइड कर सकते हो। तो अगर 1 लाख का आपका टोटल इंटरेस्ट निकला है तो डायरेक्टली डिवाइड कर दो, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000 आ जाएगा। इसमें क्या होता है, कई बार जो इंटरेस्ट के आंसर्स होते हैं वो एकदम प्रॉपर नहीं आते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट अलाउ करता है, शॉर्टकट बेसिस बोलते हैं इसको, शॉर्टकट बेसिस बाय डिवाइडिंग या फाइंडिंग इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर बाय डिवाइडिंग द टोटल इंटरेस्ट ऑन रेशियो बेसिस। मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर मंथली इंस्टॉलमेंट वगैरह हो, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट वगैरह हो, तभी रेशियो बेसिस यूज करना चाहिए। अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट का सम हो तो ट्रायल एंड एरर यूज करके इंटरेस्ट रेट निकाल ही लेना चाहिए, क्योंकि ट्रायल एंड एरर करके इंटरेस्ट रेट निकाल करके जो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे ना, वो इंटरेस्ट परफेक्ट इंटरेस्ट आएगा, उसमें मिस्टेक नहीं रहेगा। Are we okay? Now, क्लोज डाउन करने जा रहा हूं हायर परचेज के रिवीजन को। मान लीजिए आपको कैश कॉस्ट निकालना है, कैश कॉस्ट निकालना है, तो मैंने आपको क्या बोला, आपका जितना भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट और डाउन पेमेंट वगैरह किया हुआ इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ है, आप उससे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। अब ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने में आपने एफएम में पढ़ा होगा कि अगर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के समय हम लोग एनवीटी फैक्टर यूज कर सकते हैं। एनवीटी फैक्टर मतलब कैलकुलेटर पे वो जो जीटी करते हैं ना, पीवीआईएफए भी बोलते हैं, उसके थ्रू से जल्दी से प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। माने प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, सीधा शॉर्टकट तरीके से एनवीटी फैक्टर यूज करके भी पीवी निकल सकता है। लेकिन पीवी आप तभी निकाल सकते हो शॉर्टकट तरीके से जब आपका इंस्टॉलमेंट हर साल का सेम रहेगा। जैसे इस वाले केस में अगर आपको पीवी निकालना है तो आपको 1,40,000 का अलग, 1,30 का अलग, 1,20 का अलग, 1,10 का अलग ही निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर यहां हर इंस्टॉलमेंट होता, मान लो 1,32,000, 132, 132, 132, 132 और ये 10% होता, तो आप 132 का एनवीटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके भी पीवी निकाल सकते थे। तो शॉर्टकट मेथड ऑफ कंप्यूटिंग प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग एनवीटी फैक्टर हैज बीन डिस्कस डिटेल में इन द क्लास एंड यू मस्ट बी नोइंग इट फ्रॉम योर एफएम का डिस्कशन ऑल्सो। वो आप तब यूज कीजिएगा जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम हो। ऐसे केस में आप नहीं कर सकते, जब इंस्टॉलमेंट 1,40, 1,30, 1,20, 1,10 हो, तब आप शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते।
एक बार हम ना यहां पर अगर ये सारा पेमेंट करते हैं तो 5 लाख कैसे निकलता है, इस वाले एग्जाम्पल में हम आपको दिखाते हैं। ऐसे टेबल बनाना पड़ता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैश कॉस्ट, ईयर 1 2 3 4, पेमेंट 140, 130, 120, 110, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10%, फॉर्मूला होता है 1/1 + r टू दी पावर n, 0.9091, 0.8264, 0.7513, 0.6830, सब ने एफएम में किया होगा। ये प्रेजेंट वैल्यू शॉर्टकट में लिखूंगा 2 डेसिमल तक, 1.27, 1.07, 0.90, 0.75, 1.27 plus 1.07 plus 0.9 plus 0.75, 3.99। इसमें आप लास्ट में डाउन पेमेंट को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.99, राउंड ऑफ कर देंगे तो ठीक 5 लाख आ जाएगा। ये प्रेजेंट वैल्यू करके असेट का कैश कॉस्ट निकालने का तरीका है। अच्छा, ऐसा ही आप लोगों को कैश कॉस्ट निकालने का तरीका एक बैक कैलकुलेशन मेथड का भी है। इंस्टीट्यूट की बुक में बहुत सारा सम बैक कैलकुलेशन से भी किया हुआ है, आप वैसे भी कर सकते हो। मैंने बैक कैलकुलेशन को मैं फेवर नहीं करता बिकॉज उसमें बहुत टाइम लगता है। ये कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, स्ट्रेट तरीके से हो जाता है। आइए मैं आपको बैक कैलकुलेशन सिखा देता हूं। डिटर्मिनेशन ऑफ कैश कॉस्ट यूजिंग बैक कैलकुलेशन, उसमें आप ऐसे लिखेंगे ईयर, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, पेमेंट, आउटस्टैंडिंग बिफोर पेमेंट, इंटरेस्ट, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। उल्टा टाइप का देखिए, ईयर 4 से चलेगा ये, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इज नील, पेमेंट इज 1.10, आउटस्टैंडिंग बिफोर पेमेंट इज 1.10, इसको इसके साथ जोड़ के निकलेगा। तो ये जो आउटस्टैंडिंग बिफोर पेमेंट है 1.10, ये इंटरेस्ट जोड़ करके है, बिकॉज इंटरेस्ट जोड़े हैं तब जाके आउटस्टैंडिंग बिफोर पेमेंट निकला। बस अब पेमेंट करना है, पेमेंट किए तो 0 हो गया। तो अगर 10% इंटरेस्ट है ना तो आप इसको बोलेंगे दिस इज 110, मतलब इंटरेस्ट निकलेगा 10/110 इंटू कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 बोलू ना इसको, कॉलम नंबर 4। तब आप देखिए 10/110 इंटू 1.1 लाख इज 10,000, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया 1 लाख। अब देखो सीधा समझ में आएगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1 लाख, इंटरेस्ट जुड़ा 10%, 110, टोटल हो गया 110, 110 में से 110 पेमेंट कर दिए, 0 हो गया। इधर से देखो तो सीधा समझ में आएगा। बैक कैलकुलेशन, गाड़ी को रिवर्स गियर में चला रहे हो, थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा ही। ईयर 3, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज 1 लाख, पेमेंट किए थे 120, बिफोर पेमेंट 220 इंटू 10/110, 2 लाख। अब इसको सीधा देखो, 2 लाख का ओपनिंग था, 20,000 ब्याज हुआ 10% करके 220 में से 120 पेमेंट कर दिया, 1 लाख बचा। 1 लाख 10,000 ब्याज का 110 पेमेंट कर दिया, 0 बचा। ईयर 2, 2 लाख, पेमेंट था 130,
आउटस्टैंडिंग बिफोर पेमेंट 330, 10/110 किए तो आया 30, 3 लाख। ईयर 1 3 लाख, पेमेंट था 140, 440, 10/110 किए तो 40, 4 लाख। ये गाड़ी का दाम है। दिस 4 लाख प्लस डाउन पेमेंट 1 लाख इज इक्वल टू 5 लाख। दिस इज द कैश कॉस्ट ऑफ द कार। तो इंस्टीट्यूट की बुक में बहुत सारा सम कैश कॉस्ट निकालने का ऐसे भी किया हुआ है। हमको थोड़ा ये वाला सिस्टम बड़ा गंदा सा लगता है, तो हम ज्यादा सम ऐसे नहीं बनाए। अगर शायद कोई भी सम नहीं बनाए होंगे, हम सीधा पीवी करके निकाल लेंगे ना, मेरा इतना जल्दी से निकल जाता है, देखिए ना। और सोचिए अगर इंस्टॉलमेंट हर साल का सेम रहेगा तो हम तो एक साथ एनविटी फैक्टर से, जो बड़ा वाला इन चारों का जब टोटल रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली पीवी निकाल लेंगे ना। हम इतना टाइम वेस्ट करेंगे ही क्यों। तो बस यही है हायर परचेज के रिवीजन को लेकर के। अब आप लोग सम्स का जो पैटर्न रहेगा वैसे ही करके कीजिएगा, जैसा मैंने बोला कि 30% आप लोग पेपर पे बनाएंगे, पेन पेपर पे, 70% आप लोग रीडिंग करके बनाएंगे, नहीं तो टाइम नहीं होगा। और 5 जगह से बनाएंगे, मेरा क्लास वर्क, मेरा होमवर्क, इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूट का एक्सरसाइज, प्लस पास्ट क्वेश्चन पेपर एंड आरटीपी। 6 जगह बोल दो। इतना सारा क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो बहुत कम चांस है कि आप फेल होंगे। सो ये मेरा हायर परचेज का रिवीजन मैं कंप्लीट कराता हूं। थैंक यू।